हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग साइंस के कुछ चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 को। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में क्या दिया गया है। तो जो चैप्टर नंबर 6 हमारा है उसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, और चैप्टर नंबर 7 का नाम है पौधों को जानिए। तो चैप्टर नंबर जो 6 है वो काफी छोटा है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 को और देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। अब ये उत्क्रमित मतलब क्या होता है? जो उत्क्रमित वर्ड है, जो पूरा चैप्टर है इसी पे टिका हुआ है। अगर ये वर्ड आपको समझ में आता है इसका मतलब पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग कुछ चीजों को उत्क्रमित कर सकते हैं, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे आप लोग आटा गूंथते हो, आटा से जब हमें रोटी बनाना होता है तो हम लोग इस प्रकार से एक रोटी बनाते हैं, लोई बनाते हैं। और जो ये लोई है, सपोज करते हैं हमारा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, तो इसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, और जो आटा हमारा है उसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमित परिवर्तन। और क्या होता है, जब हम लोग इसको पका देते हैं तो ये आटा जो होती है वो रोटी बन जाती है। तो क्या हम लोग एक पकी रोटी से आटा बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे अनउत्क्रमित परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें हम लोग किसी एक चीज को बदल करके फिर से वही चीज प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमित। और जो चीज हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं अनउत्क्रमित। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक कागज है, हम लोगों ने एक इसका जहाज बनाया। तो क्या आप इस जहाज को खोल करके दोबारा से ये कागज प्राप्त कर सकते हो? जरूर आप प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए यही कागज जो है उस पे हम लोगों ने क्या किया, एक नाव, जो हमारा हवाई जहाज है उसका फिगर हम लोगों ने बना लिया और उसको कैंची से काट के अलग कर दिया। तो क्या जो ये आपका हवाई जहाज है वो आपका दोबारा से कागज में परिवर्तित हो सकता है? तो ये आपका नहीं हो सकता। इसलिए ये जो है वो अनउत्क्रमित प्रोसेस है, और ये जो आपका कागज मोड़ के जो खिलौना बनाया गया है वह एक उत्क्रमित प्रक्रिया है। तो सिर्फ हमें इस चैप्टर में यही समझना था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला चैप्टर देख लेते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पौधों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। पौधे कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं पादप जगत। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि फ्लोरा किसे कहते हैं। तो जो पादप जगत होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। और पूछता है फौना किसे कहते हैं, तो जो जंतु जगत होता है उसको हम लोग फौना बोलते हैं। पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है इस जगत में वनस्पतियों पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। तो पादप जगत है तो हम लोग क्या करेंगे, पौधों के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है थ्रियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो हम लोग बोलेंगे थ्रियोफेस्टस है। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जो जनक होते हैं वो अरस्तु होते हैं। यहाँ दिया गया है आकार के आधार पे पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पौधे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे, आकार के आधार पे। छोटे बड़े इन सब के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, पौधों को 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला हमारा भाग है वो है शाक। शाक के कैरेक्टर ये होते हैं कि ये काफी छोटे होते हैं। इनका जो तना होता है वो कोमल होता है और जनरली वो हरे रंग का होता है। आगे दिया गया है इनमें बहुत सारी शाखाएं टहनियां नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पे नहीं वर्ड है। जो आपके शाक होते हैं उनमें टहनियां नहीं होती है। शाक के अंतर्गत हम लोग धनिया रखते हैं। देखिए जो धनिया होता है काफी उसका जो तना होता है काफी कोमल होता है, हाइट में बहुत छोटा होता है। और क्या होता है, इसमें शाखाएं नहीं होती है। गेहूं भी हमारा हो गया, गेहूं में शाखाएं नहीं होती है। धान हो गया, केला हो गया, टमाटर, तुलसी आदि। तो ये सब क्या है, ये सब शाख के अंतर्गत आते हैं। हमें इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हमें याद करना है कि जो एग्जाम्पल है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो धनिया, गेहूं, धान, केला, टमाटर और तुलसी जो है वो शाक के अंतर्गत आते हैं। आगे देख लेते हैं, दूसरा हमारा है झाड़ी। तो झाड़ी क्या होते हैं, शाक से बड़े होते हैं। इनका तना कठोर होता है पर ज्यादा मोटा नहीं होता है। तो देखिए जो इनका तना होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो शाक होता है उसका जो तना होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। लेकिन यहाँ जो झाड़ी है उसका तना क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता है। आगे दिया गया है इनमें कई सारी शाखाएं होती है जो तने के आधार के पास से निकलती हैं। तो इसमें क्या होती है, कई सारे शाखाएं होती हैं। जैसे जो गुलाब का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा उसमें कई सारी शाखाएं होती है। नींबू हो गया, गुड़हल हो गया, ये सब क्या है, झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जो हमारा फिगर नंबर ए हमारा है वो शाख को दिखा रहा है। जो हमारा फिगर नंबर बी है वो क्या दिखा रहा है, झाड़ी को दिखा रहा है। ये क्या है, झाड़ी है। आगे हमारा है तीसरा, तीसरा हमारा वृक्ष है। तो लिखा गया ये झाड़ी से बड़े होते हैं। तो सबसे बड़े कौन होते हैं, वृक्ष होते हैं।
इनका तना मोटा और गहरे भूरे रंग का होता है। तो आप लोग कोई भी वृक्ष देखे होंगे, आम, अमरूद, जामुन का वृक्ष देखे होंगे, उसका जो तना होता है काफी मोटा होता है और क्या होता है, गहरे भूरे कलर का होता है। इनमें कई सारी शाखाएं होती है जो तने के ऊपरी भाग से निकलती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जमीन से काफी हाइट पे होते हैं, उसके बाद तना होता है, उसमें कई सारी शाखाएं निकली होती है। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो आम हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, नीम, कीकर, पीपल, जितने भी बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वो वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो जो पौधे होते हैं हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, शाक, झाड़ी और वृक्ष, और उन लोगों की विशेषता भी देखी। आगे है, उपरोक्त विभाजन के अलावा उन पौधों को जो अत्यंत कमजोर होते हैं एवं सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अभी तक हम लोगों ने जो भी शाक देखा, झाड़ी देखा और वृक्ष देखा वो क्या थे, सीधे खड़े हो सकते थे। जैसे गेहूं का जो प्लांट है वो सीधे खड़े हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे जो खड़े नहीं हो पाते हैं। उनमें एक पहला हमारा है विसर्पी लता और दूसरा है आरोही लता। पढ़ते हैं विसर्पी लता के बारे में। तो देखिए दिया गया है, ये जमीन पर फैल जाते हैं, जैसे पुदीना हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया आदि। तो देखिए जितनी भी ये चीजें होती हैं जो जमीन पर फैल के फलती हैं वो हम लोग विसर्पी लता के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा है, यह किसी ढांचे के सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, मटर हो गया। तो ये सब क्या है, आरोही लता के अंतर्गत आते हैं। तो जो विसर्पी लता मतलब जो सर्प की तरफ फैल के जो है फैलता है उसको हम लोग बोलते हैं विसर्पी लता, और आरोही मतलब जो चढ़ के फैलता है उसको हम लोग बोलते हैं आरोही लता। आप लोगों को एग्जाम्पल याद कर लेना है, क्योंकि पूछेगा मनी प्लांट क्या है, विसर्पी लता है कि आरोही लता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिर्फ हमें क्या करना है, एग्जाम्पल याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला। लगभग सभी पौधे में जड़, तना, पत्ती एवं फूल पाए जाते हैं, शैवाल, काई में ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो देखिए जनरली आप लोगों ने देखा होगा बरसात के मौसम में काई लगे होते हैं। क्या आप काई को देख के बता सकते हैं कि इनमें कौन सा जड़ है, कौन सा तना, कौन सा पत्ती, फूल, फल कहाँ पे है? ये हम लोग देख के नहीं पता कर पाते हैं, इसलिए हम लोग इसको किस में रखते हैं, थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा मतलब जो शैवाल होते हैं उसका जो बॉडी होता है उसको हम लोग ना साग में रखेंगे ना झाड़ी में रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं थैलस। जो शैवाल की जो बॉडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं थैलस, इसलिए हम लोग इसको थैलोफाइटा में रखते हैं। थैलोफाइटा में वो प्लांट रखे जाते हैं जिनके रूट, लीफ और जो फ्लावर होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते हैं। आगे देख लेते हैं जड़। अब हम लोग क्या करेंगे, जड़ के बारे में स्पेसिफिक पढ़ेंगे। जो जड़ होता है वो पौधे का भूमिगत भाग होता है, मतलब पौधे के नीचे भूमि में पाया जाता है। यह हरे रंग का नहीं होता है, जो जड़ होता है वो हरे रंग का नहीं होता है। हम लोगों ने देखा होगा जड़ को, जड़ हरा रंग का कभी होता ही नहीं है। तो ये आपका क्या है, रूट सिस्टम अंदर जो है वो क्या है, जड़ है। जो जड़ का कार्य होता है वो क्या होता है, जमीन से पौधों को जकड़ के रखना होता है, और जो भी मिट्टी में जल और खनिज पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करना जड़ का कार्य होते हैं। आगे दिया गया है, कुछ जड़ें जो होती हैं वो भोजन एकत्रित करती हैं। तो बहुत सारी जड़ें ऐसी होती हैं जो भोजन एकत्रित करती हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, सलगम हो गया, ये सब क्या करते हैं, भोजन एकत्रित करते हैं जिसको हम लोग खाते हैं। आगे देख लेते हैं, जड़ के प्रकार दिए गए हैं। जो जड़ होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक हो गया मूसला जड़ और एक आपका हो गया झकड़ा जड़। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि मूसला जड़ क्या होता है और झकड़ा जड़ क्या होता है। तो देखिए मूसला जड़ होता है जो वो मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि में पाई जाती है। मूसला जड़ें हम जो खाते हैं, कौन कौन से ऐसे मूसला जड़ें हैं जिसको हम लोग खाते हैं, तो मूली हो गया, गाजर, सलगम हो गया, शकरकंद हो गया, टैपियोका हो गया और चुकंदर हो गया। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मूली होता है वो जड़ के अंतर्गत आता है। तो जड़ कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। तो हम लोग बोलेंगे जो मूली है वो मूसला जड़ के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मूली, गाजर, सलगम, चुकंदर को तो याद कर लिया था। यहाँ हमें क्या याद रखना है, टैपियोका। जो टैपियोका जो एग्जाम्पल है काफी इंपॉर्टेंट है। टैपियोका क्या है, टैपियोका एक प्रकार का मूसला जड़ है जिसका यूज हम लोग खाने के लिए करते हैं। तो ये आपका हो गया। दूसरा हमारा है झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ किसमें पाया जाएगा, गेहूं में पाया जाएगा, घास, केला, मक्का, गन्ना, इन सभी पौधों में झकड़ा जड़ पाया जाएगा। देखिए इनकी जो विशेषता होती है वो सबसे बड़ी विशेषता इनको ये होती है कि जो मूसला जड़ें होते हैं उनमें क्या होता है, एक जो मेन रूट होता है वो नीचे तक जाता है, और उसके बाद जो मेन रूट होता है उस पर कई सिराएं निकलती है, पतली पतली सिराएं निकली होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मूसला जड़। लेकिन जो झकड़ा जड़ होता है उसकी विशेषता ये होती है कि ये यहाँ से जहाँ से पौधा जमीन में घुसता है वहीं से ये लोग क्या करते हैं, ढेर सारी शाखाओं में फैले होते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं झकड़ा जड़। ये आपका हो गया झकड़ा जड़। इसमें कई सारे रेशे निकले रहते हैं और कोई भी मेन रूट जल्दी नहीं होता है इनमें। इनमें जो होता है ना मेन रूट नहीं पाया जाता है, ये आपका इसमें मेन रूट पाया जाता है। जो मूसला जड़ होता है उसमें मेन रूट होता है। तो ये इनकी विशेषता हो गई। आगे देख लेते हैं, झकड़ा जो जड़ें होती है निम्नलिखित प्रकार की होती है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, झकड़ा जड़ों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि कितने प्रकार की होती है। मूसला जड़ नहीं पढ़ रहे हैं, झकड़ा जड़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि झकड़ा जड़ कितने प्रकार की होती है। तो पहला हमारा है रेशेदार।
इनमें क्या होता है, ये जड़ें रेशे के रूप में होती हैं, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया और घास हो गया। तो ये आपका जो फिगर नंबर पहला है आप लोग देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है, ये क्या है, ये नीचे है, रेशे के आकार की है, तो ये क्या है, रेशेदार जड़ है। अब बात ये आती है जो प्याज होता है उसका कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, लेकिन जो आलू होता है उसका हम लोग क्या खाते हैं, उसका हम लोग तना खाते हैं। और जो प्याज होता है उसका भी हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं। तो जो प्याज हो गया, लहसुन हो गया और जो घास हो गया, वो आपके रेशेदार जड़ के एग्जाम्पल है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं इसका, हम लोग इसका तना वाला पार्ट खाते हैं। दूसरा हमारा है परजीवी जड़। देखिए परजीवी जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, दूसरों पे जीवित रहने वाला। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि कुछ पेड़ों के ऊपर येलो येलो कलर के कुछ चीज लिपटे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमर बेल। ये क्या करते हैं, दूसरे पौधों के ऊपर रहते हैं और अपने जो जड़ इनके होते हैं उससे जो मेन जो प्लांट होता है उसके जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होते हैं उसको खींच लेते हैं। और बाद में क्या होता है, जब न्यूट्रियल मटेरियल जो मेन पौधा होता है उसका खत्म जाता है तो पौधा सूख जाता है। ये दूसरे पौधों के ऊपर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी जड़ बोलते हैं। आगे देख लेते हैं अवस्थम्भ। अवस्थम्भ जड़ के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती है, उदाहरण जैसे बाजरा, मक्का और गन्ना। तो अगर आप लोगों ने बाजरा, मक्का और गन्ना का जो है प्लांट देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि जो उसका स्टेम होता है, जो तना उसका होता है, उसमें कई सारे ऐसे जड़ें निकली रहती हैं बाहर की तरफ। ये क्या होती है, अवस्थम्भ जड़ है। ऐसा हम लोगों ने बाजरा में भी देखा होगा, मक्का में भी देखा होगा और गन्ना में भी देखा होगा। तो देखिए ये क्या होती है ना, ये ऊपर तो निकली ही है लेकिन साथ में ये जमीन के अंदर भी होती है। तो ये जो ऐसे जो पौधे होते हैं उनमें जो ऊपर जड़ें होती हैं वो तो होती ही है, साथ में जमीन के अंदर भी जड़ें होती हैं। तो ये दो प्रकार की जड़ें होती हैं इसमें। तो अवस्थम्भ जड़ के अंतर्गत हम लोग याद रखेंगे कि बाजरा, मक्का और गन्ना में ये जड़ें पाई जाती हैं। अगला है स्तंभ जड़। तो दिया गया है ये जड़ें टहनियों, शाखाओं से निकलती है तथा खंभों की तरह होती हैं, जैसे बरगद। अब बरगद में क्या होता है, बरगद में जो जड़ें होती हैं वो टहनियों से निकलते हैं। ये आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये मोटी मोटी टहनियां गई हैं ऊपर और यहाँ से क्या है, यहाँ से नीचे रूट निकल के जमीन में ये जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ जड़। आप लोग कभी भी कंफ्यूज होके उसको अवस्तंभ जड़ मत समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ जड़। और अवस्तंभ जड़ किसमें पाया जाएगा, बाजरा, मक्का और गन्ने में। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यही दोनों जो जड़ें होती हैं वो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, तो हम लोग याद रखेंगे। यहाँ दिया गया है अवस्थम्भ एवं स्तंभ जड़ों वाले पौधों में जमीन के नीचे भी जड़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको पहला बताया कि जो अवस्थम्भ और स्तंभ जड़ें हैं उनमें ऊपर टहनियों में और तने में तो जड़ होते ही हैं, साथ में जमीन के अंदर भी जड़ें होती हैं। तो ये तो आपका हो गया जड़ के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेंगे तना के बारे में। तना की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, देख लेते हैं। तना पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। देखिए जो जड़ हमारा था वो क्या कर रहा था, जमीन के अंदर था, जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल थे ये क्या कर रहा था, तना को दे रहा था। और अब क्या काम है, जो तना है वो क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट मटेरियल जाएगा और पत्तियों तक पहुंचाएगा। तना का यही कार्य होता है कि जो फूड मटेरियल होते हैं उसको पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचाना। आगे देखा है कुछ पौधों के तने जमीन के नीचे होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी जो हो गया, इसके हम लोग तनों को खाते हैं। आप लोग एक चीज याद रखेगा कि देखिए ये रेशेदार जड़ के एग्जाम्पल है, ये जड़ है इनके। जो प्याज और लहसुन हम लोग खाते हैं वो क्या है, एक प्रकार का तना है, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, आलू हो गया, प्याज, अदरक, लहसुन और हल्दी, ये सब क्या है, तना के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पत्तियों के बारे में। तो पत्तियों का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है उसे पर्णवृंत कहते हैं। तो देखिए ये जो आपका ये तना है, ये तना है आपका, और जो भाग ये पत्ती से जुड़ा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पर्णवृंत। यहाँ पे आपको पर्णवृंत लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्णवृंत। चौड़े भाग को फलक, ये जो चौड़ा भाग हमारा है, ये जो चौड़ा भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे फलक। ये चौड़ा भाग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे। बीच में एक मोटा सिरा दिखाई देता है। तो देखिए ये क्या होता है, जो पत्ती होती है उसके बीच में क्या होता है, एक मोटा सिरा दिखाई देता है। ये हम लोग देख लेंगे। देखिए ये जो बीच है ना, इसमें एक मोटा सिरा दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य सिरा। और फिर जो मध्य सिरा होती है उससे कई सिराएं बाहर निकली होती हैं जो पत्ती को सहारा प्रदान करती हैं फैले रहने में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास बोलते हैं हम लोगों को इसको। तो ये आपका हो गया, बीच में मध्य सिरा होता है तथा सिराओं का जाल को सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों का वर्ग देख लेते हैं, पत्तियों का कार्य कौन कौन से है। तो पहला ये आपका है कि जो पत्तियां होती हैं उससे जल जो होता है वो वाष्प के रूप में निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। आगे देख लेते हैं, पत्तियों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। इस रंध्र को ही हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। तो जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों के साथ साथ तनों में भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो जीरोफाइटिक पौधे होते हैं, मतलब जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं,
उनमें जो प्रकाश संश्लेषण का काम होता है या फिर फोटोसिंथेसिस का जो वर्क होता है वो कहाँ होता है, तने में होता है। तो जो रंध्र होते हैं वो तने में भी पाए जाते हैं और पत्तियों में भी पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कि पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल सूरज की रोशनी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से भोजन का निर्माण करती हैं। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सबसे पहला चीज ये आता है कि प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं। तो जो पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब जो प्रकाश संश्लेषण होती है, जो फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो पहले तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहना चाहिए। दूसरी बात ये होती है सूरज की रोशनी भी प्रेजेंट रहनी चाहिए। तीसरा हमें इंपॉर्टेंट जो हमारा मटेरियल है वो जल होता है और चौथा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इन चारों चीजों को मिला करके बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन। रिएक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज इट इज पूछ जाता है एग्जाम में। यहाँ पे है 6CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड है और 12H2O मतलब 12 पानी इसमें है। प्रकाश उपस्थित है और क्लोरोफिल उपस्थित है और बन क्या रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 और क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। कितनी ऑक्सीजन निकल रही है, 6 ऑक्सीजन निकल रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये ऑक्सीजन निकल रही है वो निकल कहाँ से रही है, क्योंकि जो CO2 है यहाँ भी O2 है और यहाँ भी क्या है, O2 है। ये हमारा O रहा। तो ऑक्सीजन तो दोनों जगह है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकलती है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बोलेंगे जो ऑक्सीजन होती है वो जल से निकलती है। जो जल है वो क्या करता है, ऑक्सीजन बनाता है। आगे देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट हमारा यहाँ पे है। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सबसे अधिक कहाँ होती है, लाल रंग में होती है, हमें याद रखना है। और सबसे कम कहाँ होती है, बैगनी रंग में होती है। ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछता है। आगे देख लेते हैं। जो कैक्टस होता है, नागफनी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने में होता है क्योंकि पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। तो देखिए जो नागफनी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, गोल गोल टाइप में होती है, कई शेप में ये होते हैं। इनमें क्या होता है, छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, इस प्रकार से कांटे लगे होते हैं। ये जो कांटे हैं ना वो क्या है, नागफनी की पत्ती है। और जो ये मोटा जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है, वो आपका तना है। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके बॉडी से अधिक पानी का लॉस न हो, इसके लिए ये क्या करते हैं, इनके जो तना होता है ना उसमें वो लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में बदल दी है ताकि जो पानी है उसका लॉस ना हो। आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारा है कि पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती है उन्हें सिरा कहते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। जो ये है क्या, आपका मध्य सिरा है। और जो आपका ये इस प्रकार से गया हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिरा या फिर सिरा जाल बोलते हैं। और सिराओं की व्यवस्था सजावट सिरा विन्यास कहलाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। जो सिरा विन्यास होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो पहला हमारा है जालिका और दूसरा है समांतर। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि जालिका सिरा विन्यास क्या होता है और समांतर सिरा विन्यास क्या होता है। तो पहला हमारा है जालिका सिरा विन्यास। दिया गया है कि जालिका सिरा विन्यास में सिराएं जाल के रूप में होती हैं, जबकि सिरा जो समांतर सिरा विन्यास होती हैं सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यहाँ पे क्या करना है हमें, जो देखिए जो जालिका सिरा विन्यास होती है उसमें क्या जो सिराएं होती है वो जाल का रूप ले लेती है, ये इस प्रकार से निकलती हैं और इसमें भी कई शाखाएं इस प्रकार से निकलती है। तो ये क्या करती है, जाल का रूप ले लेती है। लेकिन जो समांतर सिरा विन्यास होता है उसमें क्या होता है, एक तो मिड रिब होता है और इसी के समांतर जो है विन्यास होता है इस प्रकार से। तो ये दोनों में अंतर हो गया। आगे है कि जिन पौधों की पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास होता है उन पौधों की जड़ें मूसला होती है। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिला है कि अगर क्या है, जालिका सिरा विन्यास है, जालिका सिरा विन्यास है, तो जो पौधे की जो जड़ें होती है वो क्या होती है, मूसला जड़ें, मूसला जड़ें। अगर जालिका सिरा विन्यास है तो जो जड़ें होंगी वो क्या होंगी, मूसला जड़ें होंगी। जैसे नीम हो गया, पीपल, गुलाब, मूली आदि में सिरा विन्यास जालिका रूप होती है तो जो पौधा होता है वो द्विबीज पत्री होता है। यहाँ एक और टर्म मिला हमें, द्विबीज पत्री। तो जो अगर मूसला जड़ें होंगी तो जो पौधा होगा वो क्या होगा, द्विबीज पत्री होगा, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री होगा। जैसे चना हो गया, मूली हो गया, गाजर, भिंडी, नींबू आदि। तो देखिए क्या हम बता सकते हैं कि अगर जालिका सिरा विन्यास है तो उसकी जड़ें कैसी होंगी। हम लोग सिर्फ पत्ती को देख करके बता सकते हैं कि जो जड़ है वो क्या है, मूसला है कि झकड़ा है। अगर जालिका सिरा विन्यास होता है तो जो जड़ें होंगी वो मूसला जड़ें होंगी और जो पौधा होगा वो द्विबीज पत्री होगा। तो देखिए जो द्विबीज पत्री होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलेडन्स, उसका मतलब ये होता है कि जो उसका बीज होता है अगर उसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या वो दो दाल में बढ़ जाती है, दो प्रकार से वो बढ़ जाती है बराबर भागों में। अगर वो बढ़ जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। और अगर वो नहीं बढ़ जाती है मतलब असमांतर टूटती है
तो हम लोग उसको बोलेंगे एक बीजपत्री। जैसे जो चना हमारा होता है, चना को हम लोग फोड़ेंगे तो उसके दो दाल होते हैं, दो दाल जो होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विबीजपत्री। तो क्या हम लोग बीज को देख के बता सकते हैं कि जो जड़ है वो कौन सी है और जो पत्ती है वो कैसी है? जरूर बता सकते हैं। अगर हम लोग को चना का एग्जाम्पल दिया जाएगा तो हम लोग बोलेंगे जो पौधा है वो द्विबीजपत्री है, जो जड़ उसका है वो मूसला जड़ है, और जो जो पत्ती की जो विन्यास है वो जालिका शिरा विन्यास है। इसी का ऑपोजिट हम लोग देखेंगे, अगर समांतर शिरा विन्यास होता है तो कैसी होती है। यहाँ पे दिया गया है, अगर समांतर शिरा विन्यास होता है तो जड़ें जो होती हैं झकड़ा होती हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, अगर समांतर शिरा विन्यास है, समांतर शिरा विन्यास अगर है तो जो जड़ें होंगी वो क्या होंगी? झकड़ा जड़ें, झकड़ा जड़ें होंगी। और जो हमारा बीजपत्र होगा कैसा होगा? एक बीजपत्री होगा, एक बीजपत्री। आप लोग सिर्फ एक को भी याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि वो जस्ट अपोजिट है। तो पढ़ लेते हैं, अगर सिरा जो है सिरा विन्यास समांतर है तो पौधा क्या होगा? एक बीजपत्री होगा। जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, प्याज, लहसुन आदि। देखिए अगर यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल गेहूं का है, अगर जो गेहूं है उसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या वो इक्वल दो भागों में डिवाइड होता है? नहीं होता है। जो गेहूं होता है उसका बीज आप लोग तोड़ के देख लीजिएगा, वो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको एक बीजपत्री। तो क्या हम लोग गेहूं को देख के बता सकते हैं कि जो जड़ है वो कैसा होगा या फिर जो पत्ती है वो कैसी होगी? तो देखिए जो जड़ होगा वो झकड़ा जड़ होगा हमेशा, और जो आपकी पत्ती होगी उसमें समांतर शिरा विन्यास होगा। ये हम लोग बीज को देख के पता कर सकते हैं। आगे दिया गया है, कुछ पौधे में पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे निपंथीज। तो देखिए जो निपंथीज होता है वो क्या होता है? निपंथीज में जो पत्ती होती है वो घड़े के आकार का होती है। आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है फूल के बारे में। अब हम लोग डिटेल बात करेंगे फूल के बारे में। तो देखिए दिया गया है कि जो फूल होता है वो पौधे का प्रजनन अंग होता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो फ्लावर होता है, फूल के भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए जो फूल होते हैं उसके चार भाग होते हैं। एक तो आपका हो गया बाह्य दलपुंज, एक आपका हो गया दलपुंज, और एक हो गया आपका पुंकेसर, और एक होता है स्त्री केसर। सबसे पहले हम लोग बाह्य दलपुंज के बारे में बात करेंगे। दिया गया है, फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियों जैसी संरचना जो होती है वह दलपुंज कहलाती है। ये कलियों की रक्षा करते हैं। तो देखिए आप लोगों ने कोई फ्लावर देखा होगा, उसके नीचे इस प्रकार से हरा कलर का रहता है। ये हर फूल के नीचे आपको दिखाई देगा हरे कलर का। ये क्या करता है? कलियों की रक्षा करता है। जब भी फूल बंद रहता है कलियों के अंदर तो ये हरा जो कलर का होता है वो उसका सुरक्षा कवर की तरह होता है। तो ये हर फूल में पाया जाता है। तो ये आपका हो गया कि ये कलियों की रक्षा करता है, और ये क्या होता है? जनरली हरे कलर का होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। तो दलपुंज किसको कहते हैं? पंखुड़ियां किसको कहते हैं? तो देखिए जो पंखुड़ियां होती हैं वो रंगीन होती हैं, ये कलर कलर की होती हैं। अलग अलग पौधों के फूलों की पंखुड़ियां अलग अलग रंग की होती हैं। पंखुड़ियां कीड़े मकोड़े, तितली, भौरों, पक्षियों को आकर्षित करती हैं। तो देखिए ये जो रंगीन पार्ट है, हर फूल का जो रंगीन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका दलपुंज कहलाता है, जिसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं। देखिए पंखुड़ी बोलने पर तो समझ में आता है कि जो रंगीन पार्ट है उसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में बोलेगा दलपुंज। तो हमें याद रखना है कि जो ग्रीन पार्ट होता है फूलों के नीचे उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज, और जो आपका रंगीन पार्ट होता है, जो फ्लावर होता है, जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दलपुंज। अब ये बहुत ही कलरफुल क्यों होती है? तो देखिए ये कलरफुल होती है पक्षियों, भौरों, तितलियों को आकर्षित करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए जब भी जो तितली, भौरे, पक्षी हैं जब वो आकर्षित होते हैं तो इस फूल पे बैठते हैं। इस पुल पे जब वो बैठेंगे तो जो परागकण होते हैं जो कि पुंकेसर से निकलते हैं, जो परागकण होते हैं उनकी बॉडी में, उनके पैर में चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे किसी फूल पे बैठते हैं तो इससे पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो हम लोग याद रखेंगे। आगे है पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या होता है? मेल पार्ट होता है। यहाँ दिया गया है मेल पार्ट होता है, जिसमें परागकण होते हैं। तो देखिए जो पुंकेसर होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो आपका हो गया परागकोश, दूसरा हो गया पुतंतु। तो जो ये आपका पार्ट है, जो ये लंबा वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं तंतु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंतु या फिर पुतंतु भी बोलते हैं। और जो ये आपका टोपी जैसी संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। ये जो परागकोश होते हैं इसी के अंदर परागकण बनते हैं, परागकण भी बनते हैं इसी के अंदर। तो ये आपका मेल पार्ट हो गया। तो मेल पार्ट के अंतर्गत तो पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? पहला तो हम लोग बोल देंगे परागकोश होता है, दूसरा बोलेंगे तंतु होता है, और तीसरा बोलेंगे परागकण होता है। क्योंकि कभी कभी नाम दे देता है कि कौन सा मेल पार्ट है और नाम पूछ देता है, और उसमें एक दो ऑप्शन में फीमेल पार्ट का नाम डाल देता है। दूसरा हमारा है स्त्री केसर। तो स्त्री केसर जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? इसके चार भाग होते हैं। वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है, और बीजांड होता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र है जो कि क्या करता है? पॉलन ग्रेन जो परागकण होता है उसको रिसीव करने का काम करता है। आगे है वर्तिका। वर्तिका जो होता है वो पॉलन ग्रेन को नीचे अंडाशय में भेजने का काम करता है।
और नीचे है आपका अंडाशय जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो परागकण होता है उसका फ्यूजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। और आपका एक बीजांड है जिसमें बीज बनता है। आगे देख लेते हैं, परागण के पश्चात अंडाशय फल में बनता है और बीजांड बीज में बनता है। तो जो अंडाशय होता है उससे क्या बनता है, फल बनता है। हम लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछता है जो फल होता है वो कैसे बनता है, पौधे के किस पार्ट से बनता है। तो ऑप्शन में रहेगा वर्तिकाग्र से बनता है, वर्तिका से बनता है, अंडाशय से बनता है और बीजांड से बनते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अंडाशय जो फल होता है वो ओवरी से बनता है, अंडाशय से बनता है, और जो बीज होता है वो बीजांड से बनता है।